दरबारी कवि ने बीरबल को हरा देने की ठानी, पर खुद ही फंस गया। सोचिए जरा, अकबर का दरबार जहां हर रोज कोई न कोई अजीबोगरीब चुनौती सामने आ ही जाती थी, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। दरबार का कवि, जी हाँ, वही कवि जो अपने शेरो शायरी से सबको चौंकाता था, उसने ठान लिया कि वो बीरबल की अक्ल को मात देगा। उसने कहा, बीरबल की चतुराई बस बातों तक ही है, कविता और बुद्धि का संगम तो मैं ही दिखाऊंगा। अब सोचिए, जब एक कवि अपनी तुकबंदी और चालाकी से बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और अकबर साहब भी मजे लेने के लिए अजीब अजीब फरमान सुनाते हैं, तो दरबार में कैसी हलचल मचती होगी। क्या बीरबल वाकई हार जाएगा, या फिर हमेशा की तरह एक ऐसी चाल चलेगा जिसे सुनकर खुद कवि अपने ही शब्दों में उलझ जाए। कहानी के अंत में आपको एक ऐसा ट्विस्ट मिलेगा जिसे सुनकर आप कहेंगे, वाह बीरबल, चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार दास्तान। दरबार हमेशा की तरह सज-धज कर बैठा था। अकबर अपने सिंहासन पर और सामने मंत्रीगण व दरबारी कतार में। उसी भीड़ में एक व्यक्ति विशेष उत्साह से चमक रहा था, दरबार का कवि कलानिधि रामकवि। रामकवि दरबार में अपने तुकबंदी और चुटीली कविताओं के लिए मशहूर था, पर उसके मन में एक छुपा हुआ द्वेष था। सारा सम्मान तो बीरबल ले जाता है और मैं बस कवि ही रह जाता हूँ। एक दिन मैं इस बीरबल को उसकी ही अक्ल के जाल में फंसाकर सबके सामने हरा दूंगा। उस दिन मौका खुद ब खुद बन गया। अकबर बड़े मूड में थे। वे दरबार में हंसी ठिठोली के मूड में बोले, आज बड़ा अजीब लग रहा है। दरबार कुछ सूना सूना क्यों है? कोई मजेदार बात होनी चाहिए। रामकवि तुरंत उठा और हाथ जोड़कर बोला, जहां पनाह, क्यों न आज दरबार में कविता और बुद्धि की परीक्षा हो। कविता मैं दूंगा और बुद्धि बीरबल दिखाएंगे। देखते हैं कौन भारी पड़ता है। अकबर ने ठहाका लगाया, वाह बढ़िया, आज दरबार होगा कवि बनाम मंत्री। बीरबल तैयार हो। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, अगर चुनौती कविता की है तो जीत रामकवि की ही होगी, और अगर चुनौती अक्ल की है तो हार उनकी तय है। बस ये स्पष्ट कर दीजिए कि दरबार में किस बात की जीत गिनी जाएगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, अरे यही तो मजा है। जीत किसकी होगी ये हमें ही तय करना है। तो शुरू करो रामकवि। रामकवि ने छाती चौड़ी कर ली और बोला, जहां पनाह, मैं बीरबल को 4 पहेलीनुमा कविताएं सुनाऊंगा। अगर वो उनका सही जवाब नहीं दे पाए तो मानना होगा कि बीरबल सिर्फ बातों के धनी हैं, असली दिमाग तो मेरे पास है। दरबार तालियों से गूंज उठा। सबको मजा आने वाला था। रामकवि ने पहली कविता शुरू की। बिना पंख के उड़ती रहती, बिना पैरों के चलती रहती, किसी के पास ठहरती नहीं, सबको आगे बढ़ाती रहती। अकबर ने सोचा, ये तो कठिन है, पर बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, ये है समय। समय न पंखों से उड़ता है, न पैरों से चलता है, पर किसी के लिए रुकता भी नहीं। दरबार वाह वाह से गूंज उठा। रामकवि का चेहरा थोड़ा उतर गया, मगर अभी हार मानना कहा। रामकवि ने दूसरी कविता पढ़ी। कभी है खाली, कभी है भरी, कभी लगती कड़वी, कभी लगती खरी, बिना देखे सब करते विश्वास, ये है दरबार का सबसे बड़ा प्रकाश। अकबर भौहें चढ़ाकर बोले, ये तो बहुत पेचीदा लग रहा है। रामकवि अकड़ते हुए बोला, देखिए अब बीरबल क्या जवाब देते हैं। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, ये है जुबान। जुबान कभी मीठी लगती है, कभी कड़वी, कभी चुप रहती है तो खाली लगती है,
कभी बोलती है तो भरी लगती है, और इसी से तो दरबार की असली रोशनी फैलती है। अकबर ठहाका लगाकर बोले, वाह बीरबल, एकदम सटीक जवाब। रामकवि का माथा अब पसीजने लगा, लेकिन उसने हार मानने से इनकार किया। अब तीसरी कविता। हाथ न हो फिर भी पकड़ ले, आंख न हो फिर भी दिखा दे, हर झूठ को साफ कर दे और सच को सामने ला दे। दरबार सन्नाटे में डूब गया। ये कविता सचमुच कठिन थी। अकबर ने सोचा, लगता है बीरबल फंस गए। रामकवि हंसी दबाते हुए बोला, क्या हुआ बीरबल? जवाब नहीं मिला। बीरबल ने थोड़ी देर सिर झुकाया, फिर अचानक बोले, जहां पनाह इसका उत्तर है बुद्धि। बुद्धि के पास न हाथ होते हैं न आंखें, पर वही सब पकड़ती है, वही सच झूठ को पहचानती है। दरबार गूंज उठा। लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। अकबर बोले, रामकवि, लगता है तुम्हारी हार तय है। रामकवि तिलमिलाकर बोला, नहीं जहांपना, अभी मेरी चौथी और अंतिम कविता बाकी है, और इस बार मैं बीरबल को फंसाकर ही दम लूंगा। उसने नाटकीय अंदाज में चौथी कविता सुनाई, जिसे जितना बांटो वो उतना ही बढ़े, देने वाला घटे नहीं बल्कि और चढ़े, न आंखों से दिखे न हाथों से पकड़े, पर जिसके बिना इंसान अधूरा लगे। अकबर ने सिर खुजाते हुए कहा, ये तो सचमुच कठिन है। रामकवि मुस्कुराया, देखिए अब बीरबल क्या करते हैं। बीरबल शांत खड़े हुए और बोले, जहां पनाह इसका उत्तर है ज्ञान। ज्ञान बांटने से घटता नहीं बल्कि और बढ़ता है, और जिसके पास न हो वो अधूरा रहता है। दरबार गूंज उठा। सब ओर से आवाज आई, वाह बीरबल, वाह। रामकवि अब पूरी तरह हताश था, पर हार मानना उसे मंजूर नहीं था। उसने गुस्से में कहा, जहांपना, बीरबल ने मेरी पहेलियों का हल ढूंढ लिया, इसमें संदेह नहीं, पर मैं एक आखिरी दांव चलना चाहता हूं। अगर बीरबल सचमुच इतने बुद्धिमान हैं, तो अब वो मेरी बनाई गई कविता खुद सुनाए, मगर उसमें छुपा हुआ जाल भी पहचाने। अकबर बोले, ये तो बड़ा रोचक हो गया, चलो सुनाओ रामकवि। रामकवि ने एक कविता सुनाई जो बाहर से बड़ी सुंदर और भव्य लग रही थी, लेकिन भीतर उसमें चालाकी से छुपी हुई बात थी। राजा महान, न्याय के दाता, जिनसे बड़ा न कोई ज्ञाता, उनके दरबार का हर रतन, सूरज से बढ़कर चमके तन। सभी दरबारी तालियां बजाने लगे। कविता सुनने में तो मीठी थी, पर बीरबल हल्का मुस्कुराए। अकबर ने कहा, बीरबल, इसमें क्या जाल है? बीरबल बोले, जहांपनाह, कविता सुनने में तो आपकी प्रशंसा है, पर असल में इसमें छुपा व्यंग्य है। कवि कह रहा है कि सूरज से बढ़कर चमके तन। तन यानी शरीर, यानी वो आपके शरीर की चमक की तुलना कर रहा है, आपके न्याय या महानता की नहीं। ये प्रशंसा कम, मजाक ज्यादा है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने भी मुस्कुराकर कहा, रामकवि, तुम्हारा जाल उल्टा पड़ गया। बीरबल ने न सिर्फ पहेली सुलझाई, बल्कि तुम्हारा छुपा व्यंग्य भी पकड़ लिया। रामकवि शर्म से सिर झुका गया। अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज का विजेता है बीरबल, और आज की हार है उस अहंकार की जो सोचता है कि दूसरों को नीचा दिखाकर खुद ऊंचा हुआ जा सकता है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, कवि अगर अहंकार छोड़कर सच्ची कविता करे तो वो दरबार का गहना बनता है, लेकिन अगर कविता केवल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हो तो वो बोझ बन जाती है।
अकबर ने ठहाका लगाया। वाह बीरबल, एकदम सटीक कहा। रामकवि ने भी हाथ जोड़कर माफी मांगी और उस दिन से उसने ठान लिया कि उसकी कविता अब किसी की टांग खींचने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई और अच्छाई दिखाने के लिए होगी। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कला या प्रतिभा का असली उद्देश्य दूसरों को गिराना नहीं, बल्कि समाज को रोशनी देना है। जो अपनी बुद्धि और कला को सिर्फ दिखावे या बदला लेने में खर्च करता है, वो अंततः खुद ही फंस जाता है। और बीरबल, वो फिर साबित कर गए कि उनकी अक्ल और विनम्रता दोनों ही अद्वितीय हैं। अगली नई कहानी, दरबार में मूंछों की नीलामी। एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में बड़ी ठसक से बैठे थे। सूरज की किरणें दरबार की संगमरमर की फर्श पर पड़ रही थीं और दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे किसी नाटक की तैयारी कर रहे हों, ऐसा दृश्य लग रहा था। बीरबल अपने सामान्य अंदाज में, होठों पर मुस्कान और आंखों में चमक लिए अकबर के दाहिने ओर खड़े थे। उस दिन अकबर कुछ अलग ही मूड में थे। उन्होंने अचानक अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, दरबारियों, मैंने सुना है कि आदमी की इज्जत उसकी मूंछों में होती है। क्या ये सच है? दरबारियों ने एक स्वर में कहा, हाँ जहांपनाह, बिल्कुल सच है। तभी तानसेन ने धीमे स्वर में कहा, जहांपनाह, अगर मूंछ ही इज्जत है तो बिना मूंछों वाला आदमी तो बेइज्जत कहलाएगा। इस पर पूरा दरबार खिलखिलाकर हंस पड़ा। अकबर ने आंखें तरेरी और कहा, खामोश, मैं इस मसले को आज सुलझा कर रहूंगा। आज दरबार में एक अद्भुत प्रयोग होगा। मैं आदेश देता हूं कि आज से दरबार में मूंछों की नीलामी होगी। जो सबसे ऊंची कीमत देगा वही मूंछ का मालिक बनेगा और उसी से तय होगा कि असली इज्जत कहाँ है। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और सोचने लगे, ये कैसी अजीबोगरीब नीलामी है। नीलामी की शुरुआत, एक सिपाही आगे आया और उसने एक चांदी की थाली में अकबर की नकली मूंछ रख दी। अकबर ने कहा, ये रही बादशाह की मूंछ, अब बोली लगाओ। पहला दरबारी उठा, मैं 100 अशर्फिया देता हूं। दूसरा बोला, मैं 200 देता हूं। तीसरा उछल पड़ा, मैं 500 अशर्फिया। पूरा दरबार हैरान था। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि नकली मूंछ पर ये पागलपन क्यों। लेकिन सब जानते थे कि अगर बादशाह का आदेश है तो खेल में शामिल होना ही होगा। बीरबल अब तक चुप थे। अकबर ने उन्हें देखा और मुस्कुराकर कहा, क्यों बीरबल, आप तो बोल ही नहीं रहे। क्या आपकी नजर में मूंछ की कोई कीमत नहीं? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मूंछ की कीमत होती है, लेकिन असली कीमत उस आदमी की नीयत में है जिसके चेहरे पर वो है। अगर आदमी नीच है तो मूंछें भी नीच कहलाएंगी, और अगर आदमी महान है तो बिना मूंछ के भी वो आदरणीय होगा। अकबर को ये जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, नहीं बीरबल, ये बहाना है। आज आप भी इस नीलामी में भाग लीजिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है जहांपनाह, लेकिन मेरी बोली बाकी सबकी बोली से अलग होगी। चालाकी की शुरुआत, अब तक बोली 1000 अशर्फियों तक पहुंच चुकी थी। लोग एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी बीरबल उठे और बोले, जहांपनाह, मैं इस मूंछ की बोली 10,000 अशर्फिया लगाता हूं। पूरा दरबार दंग रह गया। 10,000 सबने एक दूसरे की ओर देखा। अकबर की आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, आपने साबित कर दिया कि मूंछ की असली कीमत आप ही समझते हैं। लेकिन बीरबल ने शांति से कहा, जहांपनाह, मेरी एक शर्त है।
मैं मूछ खरीदकर इसे तुरंत नीलामी में वापस बेचूंगा और जो भी इसे खरीदेगा वही बताएगा कि मूछ की असली कीमत क्या है। अकबर को खेल और मजेदार लगा। उन्होंने इशारा किया कि बोली जारी रखी जाए। असली खेल। बीरबल ने थाली में रखी मूछ उठा ली और बोला, ये रही बादशाह की मूछ, जिसने इसे पहना उसने इज्जत पहन ली। अब बोली लगाओ। पहला दरबारी, जो पहले ही 100 अशर्फिया दे चुका था, बोला, मैं 50 देता हूं। दूसरा बोला, मैं 20। तीसरा दरबारी चिल्लाया, मैं सिर्फ 5। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अभी जो मूछ 10,000 अशर्फियों में बिक रही थी, अब उसकी कीमत 5 अशर्फिया रह गई। अकबर हैरान होकर बोले, ये क्या मजाक है? अभी तो सब मूछ खरीदने को पागल हो रहे थे, अब कोई लेना ही नहीं चाहता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही तो मैं दिखाना चाहता था। जब मूछ आपके चेहरे से जुड़ी थी, तब सब उसे इज्जत का प्रतीक समझकर ऊंची बोली लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो थाली में रखी, उसकी कीमत मिट्टी हो गई। यानी इज्जत मूछ में नहीं, बल्कि इंसान के चरित्र में है। अगर आदमी सम्माननीय है तो उसके बिना मूछ भी इज्जत पालेगी, और अगर आदमी निकम्मा है तो लाख मूछें चिपका ले, कोई इज्जत नहीं मिलेगी। पूरा दरबार वाह वाह से गूंज उठा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक चालाक दरबारी बोला, जहां पनाह, अगर मूछ की कोई कीमत नहीं तो क्यों न हम सब अपनी मूछें बेचकर दरबार का खजाना भर दें। अकबर को यह विचार मजेदार लगा। उन्होंने आदेश दिया कि सभी दरबारी अपनी मूछ काटकर दरबार में रखें। सिपाही कटोरियों में दरबारियों की मूछें लेकर आए। अब दरबार के बीच में मूछों का ढेर लग गया। अकबर बोले, चलो अब इन मूछों की नीलामी करो। बीरबल तुरंत उठे और कहा, जहां पनाह, ये ढेर देखकर मुझे समझ आ गया कि इस साम्राज्य की असली ताकत कहाँ है। अकबर बोले, कहा? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, इस ढेर में नहीं, बल्कि उन चेहरों में जो बिना मूछ के भी आपका आदेश मानकर हंस रहे हैं। असली ताकत आपकी प्रजा और आपके दरबारी हैं, न कि मूछ। मूछ तो एक प्रतीक है, लेकिन असली इज्जत काम और कर्म में है। अकबर ठहाका लगाकर बोले, वाह बीरबल, तुमने तो मूछ के बहाने पूरी दरबार की नीलामी कर दी। पूरा दरबार जोर जोर से हंस पड़ा। उस दिन से अकबर ने ऐलान किया, अब से किसी आदमी की इज्जत उसकी मूछ या कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके कर्म और नियत से आकी जाएगी। और बीरबल ने दरबारियों को मुस्कुराकर कहा, नीलामी की सबसे बड़ी बोली हमेशा चरित्र पर लगती है, मूछों पर नहीं। अगली नई कहानी। वो दरबारी जिसने अकबर को मनवाया कि बिना झूठ बोले कोई आदमी जिंदा रह ही नहीं सकता। एक बार की बात है, अकबर का दरबार हमेशा की तरह चमकदमक से सजा हुआ था। दरबारियों की आंखों में उत्साह था और माहौल हंसी ठिठोली से भरपूर। उस दिन अकबर कुछ हल्के फुल्के मूड में थे और बीरबल भी मुस्कुराते हुए दरबार में बैठे थे। तभी दरबार का एक चालाक और घमंडी दरबारी जगन्नाथ आगे बढ़ा। जगन्नाथ अपनी बातों से लोगों को चकित कर देने के लिए मशहूर था, लेकिन उसकी आदत थी कि जहां मौका मिले वहां बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करता। उसने दरबार के बीच खड़े होकर अकबर को सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं एक ऐसी बात साबित कर सकता हूं जिसे न आप, न बीरबल और न ही कोई विद्वान चुनौती दे सकता है। अकबर ने भौहें चढ़ाई, अरे वाह, ये कौन सी बात है जो इतनी पक्की है। जगन्नाथ ने नाटकीय अंदाज में कहा, जहां पनाह, बिना झूठ बोले इस दुनिया में कोई आदमी जिंदा रह ही नहीं सकता। झूठ आदमी की रोटी है, सांस है और जिंदगी का सहारा है। अगर झूठ बोलना बंद हो जाए तो इंसान उसी दिन मर जाएगा।
पूरा दरबार सन्न रह गया। कुछ दरबारी फुसफुसाने लगे, ये तो हद कर दी, बिना झूठ बोले जीना असंभव। क्या ये सच है? अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्हें मजा आने वाला था। उन्होंने तुरंत कहा, बीरबल क्या कहते हो? क्या जगन्नाथ सच कह रहा है? क्या बिना झूठ बोले कोई जी ही नहीं सकता? बीरबल मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, झूठ इंसान की जरूरत नहीं बल्कि उसकी कमजोरी है। लेकिन इसे साबित करने के लिए शब्दों से ज्यादा काम चाहिए। क्यों न हम जगन्नाथ को मौका दें कि वो अपनी बात साबित करे। अकबर ने ताली बजाई, वाह, यही होगा। आज का दरबार इस सवाल का हल निकालेगा। अगर जगन्नाथ साबित कर दे कि इंसान बिना झूठ बोले जिंदा नहीं रह सकता, तो उसे 100 अशरफियों का इनाम मिलेगा। और अगर वो नाकाम रहा तो उसे 1 महीने के लिए दरबार से बाहर कर दिया जाएगा। पहला दौर, जगन्नाथ का तर्क। जगन्नाथ ने अपनी छाती फुलाते हुए कहा, जहां पनाह, मैं छोटे छोटे उदाहरण से साबित करूंगा। पहला उदाहरण, एक व्यापारी अपनी दुकान पर बैठा है। ग्राहक आता है और पूछता है, ये कपड़ा कैसा है? अब व्यापारी सच कहे कि कपड़ा मामूली है तो ग्राहक खरीद कर जाएगा ही नहीं। इसलिए वो झूठ बोलता है, हुजूर, ये कपड़ा मिस्र से आया है, अनमोल है, और तभी उसका व्यापार चलता है। तो बिना झूठ के व्यापारी जिंदा नहीं रह सकता। कुछ दरबारी ताली बजाने लगे। जगन्नाथ ने आगे कहा, दूसरा उदाहरण, कोई बीवी अपने पति से पूछे, क्या मैं बूढ़ी हो गई हूँ? अगर पति सच कहे कि हाँ, तो घर में तूफान आ जाएगा। उसे शांति से जीना है तो झूठ बोलना ही पड़ेगा, नहीं तुम तो अब भी सोने जैसी हो। दरबार हंसी से गूंज उठा। जगन्नाथ ने तीसरा उदाहरण दिया, और तीसरा, अगर बादशाह से कोई पूछ ले कि क्या आप कभी गलत नहीं होते, तो क्या आप सच में मान लेंगे कि आप गलत हो सकते हैं? नहीं, आपको भी कहना पड़ेगा कि मैं हमेशा सही हूं। यही राजनीति है, यही सत्ता है। तो देखा, जहां पनाह, झूठ इंसान की सांस है। दरबारी वाह वाह करने लगे। अकबर भी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, वाह जगन्नाथ, तुम्हारे तर्क मजेदार हैं। बीरबल, अब तुम्हारी बारी। बीरबल का पहला उत्तर। बीरबल धीरे से खड़े हुए और बोले, जहां पनाह, जगन्नाथ के उदाहरण मजेदार हैं, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। मैं साबित करूंगा कि इंसान सच बोलकर भी आराम से जी सकता है, बल्कि सच बोलने वाला ही असली सम्मान पाता है। अकबर ने कहा, तो बताओ कैसे? बीरबल बोले, जहां पनाह, व्यापारी अगर झूठ बोलकर माल बेचता है तो ग्राहक दोबारा नहीं लौटता। लेकिन अगर वो सच बताए कि ये कपड़ा साधारण है लेकिन टिकाऊ है, तो ग्राहक विश्वास करेगा और बार बार आएगा। सच से व्यापार टिकता है, झूठ से टूटता है। दरबार ने सिर हिलाया, बात में दम था। और जहां तक पति पत्नी का सवाल है, बीरबल मुस्कुराए, अगर पति सच कहे कि हाँ, उम्र तो बढ़ रही है, लेकिन तुम अब भी मेरी नजर में सबसे प्यारी हो, तो झगड़ा नहीं होगा बल्कि प्यार बढ़ेगा। यानी सच बोलकर भी घर बसता है। दरबारियों ने हंसते हुए ताली बजाई। और रही बात जहां पनाह की, बीरबल अकबर की ओर देखकर बोले, आप अगर मान भी लें कि हाँ, मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, तो आपकी इज्जत कम नहीं होगी, बल्कि लोग आपको और बड़ा समझेंगे। क्योंकि सच स्वीकार करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। पूरा दरबार वाह वाह से गूंज उठा। दूसरा दौर, अकबर की परीक्षा। अकबर बोले, दोनों की बातें सुनकर मजा आया, लेकिन मैं अब खुद परीक्षा लूंगा। आज से 3 दिन तक दरबार का हर आदमी सिर्फ सच बोलेगा, और जो झूठ पकड़ा गया उसकी सजा होगी।
देखना है क्या लोग सच बोलकर जी सकते हैं या नहीं। ये आदेश सुनकर सबके पसीने छूट गए। पहले दिन का हाल। सुबह सबसे पहले अकबर ने ही परीक्षा ली। उन्होंने अपने खास दरबारी से पूछा, तुम कल कहाँ थे? दरबारी बोला, जहां पनाह, मैं बीवी के साथ बाजार घूमने गया था। अकबर हंसे, अरे वाह, सच बोल दिया। फिर उन्होंने दूसरे दरबारी से पूछा, तुमने कभी रिश्वत ली है? दरबारी का चेहरा उतर गया। उसने डरते डरते कहा, जहां पनाह, कभी कभी। पूरा दरबार हंसी से फट पड़ा। अकबर ने कहा, अरे देखो, सच कबूल करने से मजा आ गया। लेकिन जगन्नाथ का चेहरा उतरने लगा। दूसरा दिन। अगले दिन अकबर ने दरबार में सबको बुलाकर कहा, आज मैं तुम्हारे घर वालों से पूछूंगा, सबको सच बोलना होगा। उन्होंने जगन्नाथ की बीवी को बुलवाया। पूछा, क्या जगन्नाथ घर में तुम्हें इज्जत देता है? बीवी ने ठहाका लगाया, जहां पनाह, ये तो मुझे रोज डांटते रहते हैं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। जगन्नाथ का चेहरा लाल हो गया। फिर अकबर ने बीरबल की पत्नी से पूछा, क्या बीरबल कभी तुमसे झूठ बोलते हैं? बीरबल की पत्नी मुस्कुराई और बोली, जहां पनाह, ये तो कभी झूठ बोल ही नहीं पाते। एक बार मुझसे कहा कि मैं मोटी नहीं हूं, और उसी दिन पकड़े गए। पूरा दरबार हंसी से पागल हो गया। तीसरा दिन, असली मोड़। अब तीसरे दिन अकबर ने खुद ही चुनौती दी। बोले, मैं अब खुद को ही परखूंगा। बीरबल, तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछो और मैं सिर्फ सच बोलूंगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, बताइए, क्या आपको कभी लगता है कि आपसे भी बड़ी कोई ताकत है? दरबार सन्न हो गया। सबकी नजरें अकबर पर टिक गईं। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ, अल्लाह। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने सच कबूल किया और किसी ने उनकी इज्जत घटती नहीं देखी, बल्कि सब और झुक गए। अब अकबर ने घोषणा की, जगन्नाथ, तुम्हारी बात गलत साबित हुई। बिना झूठ बोले भी इंसान न सिर्फ जी सकता है, बल्कि और बड़ा बन सकता है। सच की ताकत झूठ से कहीं ऊपर है। जगन्नाथ शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, झूठ से आदमी पल भर को बच सकता है, लेकिन सच से पूरी जिंदगी चमक सकती है। पूरा दरबार वाह वाह से गूंज उठा। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि झूठ कभी कभी आसान रास्ता लगता है, लेकिन सच्चाई ही वह दीपक है जो इंसान की जिंदगी को रोशनी देता है। अगली नई कहानी, बीरबल और वो दर्जी जिसने दरबारियों की नाप लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक नया शौक चढ़ा। बादशाह ने अचानक तय कर लिया कि पूरे दरबारियों के लिए एक जैसी खास पोशाकें सिलवाई जाएंगी। दरबारियों को ये खबर सुनकर खुशी भी हुई और चिंता भी। खुशी इसलिए कि बादशाह का तोहफा मिलेगा, चिंता इसलिए कि अगर कहीं कपड़े अजीब बने तो दरबार में सबका मजाक बन जाएगा। अकबर ने अपने दरबार के मशहूर दर्जी गुलाम हुसैन को बुलाया। वह दर्जी शहर भर में अपने अजीबोगरीब कामों और बातों के लिए मशहूर था। अकबर ने कहा, गुलाम हुसैन, मैं चाहता हूं कि मेरे सभी दरबारियों के लिए एक सी पोशाक तैयार हो। तुम सबकी नाप लेकर काम शुरू करो। दर्जी ने झुककर सलाम किया और बोला, हुजूर, नाप लेना मेरा काम है, लेकिन मैं नाप लेता हूं एक अलग ढंग से। जो भी दरबारी मेरी नाप लेने के तरीके पर हंस पड़ा, उसकी पोशाक 1 इंच छोटी कर दूंगा। यह सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज पड़ा। अकबर भी मुस्कुराए और बोले,
ठीक है, हम देखना चाहते हैं तुम्हारा अनोखा तरीका, नाप लेने का अजीब तरीका। दर्जी ने सबसे पहले एक दरबारी को खड़ा किया। उसने धागे से उसके सिर के ऊपर से होते हुए पैर तक की सीधी रेखा नापी। फिर बोला, हुजूर, इस दरबारी की लंबाई बराबर है उसके धैर्य के, लेकिन पेट जरा ज्यादा है, शायद रसोई में ज्यादा वक्त गुजारते हैं। पूरा दरबार हंस पड़ा और दरबारी का चेहरा उतर गया। दूसरे दरबारी की बारी आई। दर्जी ने उसकी बाह फैलवाई और बोला, बाहें लंबी हैं मगर काम छोटे करते हैं। फिर एक मोटे दरबारी की नाप ली और बोला, हुजूर, ये कपड़े से नहीं, पूरा तंबू से ढकेंगे। अब तो दरबार की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हंगामे की शुरुआत। दरबारी एक एक कर दर्जी की बातों से परेशान होने लगे। हर कोई डर रहा था कि कहीं उसकी पोल पूरे दरबार में न खुल जाए। कोई अपने पेट को अंदर खींच रहा था, कोई सीना फुला रहा था, तो कोई अपने कान ढकने लगा। दर्जी ने इतने मजाक किए कि दरबारियों ने गुस्से में शिकायत करना शुरू कर दिया। जहां पनाह, यह दर्जी हमारा मजाक उड़ा रहा है, कपड़े देने के बजाय इज्जत उतार रहा है। अकबर ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, मजाक भी तो एक कला है। लेकिन गुलाम हुसैन, इतना तो ध्यान रखना कि दरबार में हद से ज्यादा हंगामा न हो। बीरबल की एंट्री। जब दरबारियों का धैर्य टूट गया तो उन्होंने बीरबल की ओर देखा। मंत्री जी, आप ही कुछ कहिए, यह दर्जी तो हमारा अपमान कर रहा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, भाइयों, दर्जी की बातों को अपमान मत समझो। ये दरअसल आपके बारे में सच्चाई उजागर कर रहा है। जैसे कपड़े शरीर को ढकते हैं, वैसे ही सच इंसान की आदतों को बेनकाब करता है। अब सवाल यह है कि क्या आप सच का सामना कर सकते हैं? दरबार में सन्नाटा छा गया। मजाक से सबक। अब दर्जी ने बीरबल की नाप लेनी शुरू की। उसने सिर से पैर तक नापी और बोला, हुजूर, मंत्री जी का कद उतना ही सीधा है जितनी इनकी अक्ल। पेट बिल्कुल संतुलित, न ज्यादा न कम। आंखें चालाक मगर ईमानदार। अगर दरबारियों को सही नाप का कपड़ा चाहिए तो इन्हें बीरबल जैसी सादगी और अक्ल अपनानी होगी। अकबर मुस्कुराकर बोले, गुलाम हुसैन, आज तुमने दरबार को कपड़े नहीं बल्कि आईना दिखा दिया। दरबारियों को अब समझना चाहिए कि असली नाप कपड़ों की नहीं, इंसानियत और समझदारी की होती है। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। सभी दरबारी शर्मिंदा होकर बीरबल की ओर देखने लगे। कपड़ों की नाप तो आसानी से ली जा सकती है, लेकिन इंसान की नाप उसके स्वभाव और आदतों से ही पता चलती है। सच्चाई का आईना हर किसी को हंसी ठिठोली के बीच ही दिख जाता है। अगली नई कहानी। बीरबल और वो दरबारी जिसने कहा, मैं गाने से किसी भी विवाद को सुलझा सकता हूँ। दरबार की सुबह उस दिन कुछ अलग ही थी। फिजा में हल्की हल्की ठंडक घुली हुई थी और सूरज की किरणें लाल किले की दीवारों से टकराकर सोने सी चमक बिखेर रही थीं। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारियों की पंक्ति में आज एक नया चेहरा भी दिखाई दे रहा था। उसका नाम था दरबारी गोकुलदास। गोकुलदास अपने अंदाज से ही अलग नजर आता था। लंबा सा कुर्ता, रंग बिरंगी पगड़ी और हाथ में हमेशा एक छोटा सा बाजा लिए घूमना उसका शौक था। आज वह अकबर के सामने खड़ा होकर बड़ी शान से बोला, जहां पनाह, मैं गोकुलदास दरबारी अपनी कला से इतना समर्थ हूँ कि कोई भी विवाद चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, मैं केवल गाना गाकर उसका समाधान कर सकता हूँ। अकबर चौंके और पूरा दरबार हंसी दबाने लगा। एक दरबारी बोला, हुजूर, ये आदमी तो कह रहा है कि गाना किसी तलवार से भी ज्यादा असरदार है।
दूसरा बोला, अजी ये तो वैसा हुआ जैसे कोई कहे कि ताली बजाकर तूफान रोक सकता हूँ। अकबर मुस्कुराए और बोले, गोकुलदास तुमने बड़ा दावा किया है, लेकिन दावा करने से ज्यादा जरूरी है उसे साबित करना। क्या तुम तैयार हो? गोकुलदास ने बाजा बजाते हुए गर्व से कहा, हुजूर आजमा लीजिए। जो विवाद आपको सबसे कठिन लगे वह मेरे सामने रख दीजिए। अब अकबर सोच में पड़ गए। तभी बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह, क्यों न इसे परखने के लिए एक असली झगड़े को सामने लाया जाए, तभी मालूम होगा कि इसकी कला कितनी असरदार है। अकबर ने हामी भरी और फौरन आदेश दिया कि महल के बाहर चल रहे सबसे बड़े झगड़े को दरबार में लाया जाए। थोड़ी ही देर में 2 गुटों को पहरेदार दरबार में ले आए। मामला एकदम पेचीदा था। 2 व्यापारी झगड़ रहे थे कि किसकी ऊंटों की कतार ज्यादा लंबी है और किसका कारवां असली है। दोनों की आवाजें इतनी ऊंची थीं कि दरबार हिल रहा था। गोकुलदास ने हाथ उठाकर सबको शांत होने का इशारा किया और फिर अपना बाजा बजाने लगा। उसने एक अजीब सा गीत गाना शुरू किया। ऊंट तुम्हारा ऊंचा है या ऊंचा उसका ऊंट, झगड़कर मिलेगा क्या, बस टूटेगी तुम्हारी सूरत मूरत। उसका गाना इतना बेसुरा था कि दोनों व्यापारी पहले तो हैरान हुए, फिर हंसने लगे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बोले, सच कहते हो, हम बेकार में बहस कर रहे हैं। और मामला वहीं सुलझ गया। अकबर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। बीरबल, लगता है गोकुलदास सचमुच गाने से विवाद खत्म कर सकता है। बीरबल ने हंसकर कहा, हुजूर सच तो यह है कि विवाद नहीं सुलझा, बल्कि इसने दोनों को इतना हंसाया कि झगड़ा याद ही नहीं रहा। यह भी एक उपाय है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। गोकुलदास ने अकड़कर कहा, जहांपनाह, यह तो छोटा सा उदाहरण था। असली ताकत तब दिखेगी जब मैं आपके दरबार में खड़े दरबारियों के बीच छिपे हुए मनमुटाव खत्म कर दूं। पूरा दरबार सन्न रह गया, क्योंकि सब जानते थे कि दरबारियों के बीच आपसी ईर्ष्या और टकराव हमेशा रहता है, पर कोई खुलकर कहता नहीं था। अकबर की आंखें चमक उठीं। ठीक है गोकुलदास, अगर तुम सचमुच दरबारियों की छुपी हुई रंजिश गाकर मिटा सकते हो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। गोकुलदास ने बाजा संभाला और धीरे धीरे एक अजीब सी धुन बजाने लगा। वह गाता जा रहा था और उसके गीतों में हर दरबारी का नाम और उसके गुप्त मनमुटाव झलकने लगे। कासिम सोचता है कि उसे कम मान मिला। रामदास कहता है कि बीरबल ने सब ज्ञान मिला। ख्वाजा साहब क्यों खफा रहते हैं हमेशा? क्यों सोचते हैं कि अकबर देते नहीं उन्हें हिस्सा? दरबार के अंदर हलचल मच गई। हर दरबारी हक्का बक्का रह गया कि गोकुलदास उनके मन की बात गाकर सुना रहा है। सबको लगा मानो उनकी पोल खुल रही हो। अकबर अब और भी उत्सुक हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, गोकुलदास, तुम्हारी कला में कुछ रहस्य छिपा है। तुम दरबारियों के मन की बात कैसे जानते हो? और क्या सचमुच यह गाना हमेशा झगड़े मिटा देगा या कभी और बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा? गोकुलदास ने रहस्यमय अंदाज में झुककर कहा, जहां पनाह, गाने में ऐसी ताकत है जो इंसान के दिल का पर्दा हटा देती है। लेकिन कभी कभी सच सामने आने पर आग भी लग सकती है। पूरा दरबार खामोश हो गया। अकबर की निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल हल्की मुस्कान के साथ सोच रहे थे, अब देखना होगा कि यह गोकुलदास सचमुच वरदान है या फिर मुसीबत। अगली नई कहानी, बीरबल और वो दरबारी जिसने गधों को इंसानों से ज्यादा समझदार साबित करने की ठानी। अकबर के दरबार की सुबह हमेशा की तरह भव्य और चमकदार थी। संगमरमर की फर्श पर धूप की किरणें झिलमिला रही थीं। दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे और चर्चा का माहौल बना हुआ था।
दरबारियों की आदत थी कि अगर किसी दिन चर्चा का कोई विषय न हो तो भी वे किसी न किसी बहाने से कुछ ऐसा छेड़ देते कि बादशाह अकबर की रुचि जाग उठे और फिर हंसी मजाक या बहस का दौर शुरू हो जाए। उसी दिन एक दरबारी, जिसका नाम फतेहुल्ला था, अचानक खड़ा हुआ। वह अपनी ऊंची आवाज और अजीबोगरीब बातों के लिए मशहूर था। उसने कहा, जहां पनाह, इंसान तो अक्लमंद है ही, पर मेरा मानना है कि गधे इंसानों से कहीं ज्यादा समझदार हैं। दरअसल इंसान अपनी अक्ल पर घमंड करता है, मगर गधे अक्ल का सही इस्तेमाल करते हैं। यह सुनकर पूरा दरबार जोर से हंस पड़ा। कुछ दरबारी एक दूसरे की ओर देख हंसी रोकने लगे। अकबर ने भी मुस्कुराकर कहा, फतेहुल्ला, यह तो बड़ी अजीब बात कह डाली। अगर गधे इतने ही अक्लमंद होते तो आज वे दरबार में हमारे साथ बैठकर बातें कर रहे होते। फतेहुल्ला ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया, जहां पनाह, गधे अपने आप को दिखाने का शौक नहीं रखते। वे काम करते हैं, चुप रहते हैं और अपनी अक्ल को केवल वहीं खर्च करते हैं जहां जरूरत हो, जबकि इंसान हर जगह अपनी अक्ल दिखाकर मुसीबत मोल लेता है। यही वजह है कि मुझे गधे इंसानों से कहीं बेहतर और अक्लमंद लगते हैं। अब तक सब दरबारी ज्यादा हंस रहे थे, लेकिन अकबर को यह विचार थोड़ा अजीब और मजेदार दोनों लगा। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुझे इतना विश्वास है तो हमें साबित करके दिखा कि गधे इंसानों से ज्यादा अक्लमंद हैं। फतेहुल्ला ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैं साबित कर दूंगा। बस मुझे 3 दिन की मोहलत दीजिए। मैं गधों की अक्ल का ऐसा नमूना दिखाऊंगा कि दरबार के सभी लोग हैरान रह जाएंगे। अकबर हंसते हुए बोले, ठीक है, 3 दिन बाद दरबार में आकर हमें गधों की अक्ल का सबूत दिखाना। अगर साबित कर दिया तो तुझे इनाम मिलेगा, और अगर न कर पाया तो तेरी नाक कट जाएगी दरबार की नजरों में। गधों का प्रशिक्षण। फतेहुल्ला अपने घर लौटा और सोच में पड़ गया कि अब करे तो क्या करे। बातें तो उसने बड़े दावे से कर दी थीं, लेकिन अब उसे गधों को सचमुच अक्लमंद साबित करना था। वह गांव गया और वहां से 2 गधे खरीद लाया। उसने उनके नाम रखे मुल्की और तफरीह। 3 दिन तक फतेहुल्ला ने उन गधों को अजीब तरह से प्रशिक्षित किया। उसने उन्हें खाने की थालियों में अनाज इस तरह देना शुरू किया कि वे एक विशेष इशारे पर ही खाने लगे। अगर वह तालियां बजाता तो गधे रुक जाते, अगर वह चलो कहता तो वे एक साथ आगे बढ़ते। धीरे धीरे गधों ने उसकी आदतें समझ ली, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। फतेहुल्ला को यह दिखाना था कि गधे दरबारियों की बातों को समझ सकते हैं। इसलिए उसने चालाकी से एक योजना बनाई। उसने गधों को हर शब्द पर प्रतिक्रिया करना सिखाने की बजाय केवल सुर और अंदाज पर ध्यान देना सिखाया। अगर कोई गुस्से से बोले तो गधे कान हिलाएं, अगर कोई प्यार से बोले तो गधे अपनी पूंछ हिलाएं। दरबार में पेशी। 3 दिन पूरे हुए और फतेहुल्ला गर्व से गधों को लेकर दरबार पहुंचा। दरबारी हंसी नहीं रोक पाए। कोई बोला, लगता है आज दरबार में गधों का जमघट होने वाला है। कोई बोला, फतेहुल्ला अब गधों से हमारी अक्ल तौलने आया है। अकबर मुस्कुराए और बोले, तो फतेहुल्ला, दिखाओ तुम्हारे ये गधे कैसे अक्लमंद हैं। फतेहुल्ला ने दरबार में गधों को खड़ा किया और बोला, जहां पनाह, ये दोनों गधे इंसानों की बातों को समझते हैं। दरबारियों से कहिए ये जो चाहे कहें। एक दरबारी गुस्से से बोला, गधे कहीं के। गधे तुरंत कान हिलाने लगे। दूसरा दरबारी हंसते हुए बोला, अरे प्यारे गधों। गधे अपनी पूंछ हिलाने लगे। पूरा दरबार चौंक गया। लोग सोचने लगे कि ये गधे सचमुच इंसानों की भावनाएं समझते हैं।
अकबर ने गंभीर होकर कहा, यह तो कमाल है, लेकिन यह तो केवल भावनाएं पहचानना हुआ। क्या ये कोई काम भी कर सकते हैं? फतेहुल्लाह ने तुरंत थालियां मंगवाईं और कहा, जहां पनाह देखिए अब ये अक्ल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। उसने 2 थालियों में से एक में गेहूं और एक में घास रखी। उसने कहा, मुल्की गेहूं खाओ। गधा सचमुच गेहूं की थाली की ओर बढ़ा। फिर उसने कहा, तफरीह घास खाओ। दूसरा गधा घास की ओर चला गया। यह देखकर सब हैरान रह गए। दरबारियों में खुसर फुसर शुरू हो गई। बीरबल का संदेह। लेकिन दरबार में एक व्यक्ति था जो अभी तक चुपचाप बैठा था, बीरबल। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी, लेकिन माथे पर शंका भी। बीरबल ने अकबर की ओर झुककर कहा, जहां पनाह इसमें कुछ गड़बड़ है। मुझे थोड़ी देर का समय दीजिए, मैं असली राज खोल दूंगा। अकबर ने तुरंत कहा, ठीक है बीरबल, हमें सच जानने की उत्सुकता है। बीरबल गधों के पास गया और उनकी थालियों को ध्यान से देखने लगा। उसने देखा कि गेहूं वाली थाली के नीचे हल्का सा गुड़ रखा है और घास वाली थाली पर हल्का सा नमक छिड़का है। असल में फतेहुल्लाह ने गधों को इस तरह प्रशिक्षित किया था कि उन्हें स्वाद की वजह से सही थाली चुननी पड़े। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहां पनाह यह अक्लमंदी गधों की नहीं बल्कि स्वाद की है। फतेहुल्लाह ने गधों को चकमा देकर हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। फतेहुल्लाह हड़बड़ा गया। उसकी चालाकी पकड़ ली गई थी। दरबार में ठहाके गूंज उठे। अकबर ने कहा, फतेहुल्लाह तेरा दावा तो ढोंग निकला। गधे वैसे ही हैं जैसे हमेशा थे, मेहनती मगर अक्ल से परे। असली अक्लमंदी तो बीरबल जैसी होती है जो झूठ और सच में फर्क कर सके। फतेहुल्लाह शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया और बीरबल मुस्कुराते हुए अपनी जगह बैठ गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अक्ल दिखाने से नहीं, सही जगह पर इस्तेमाल करने से साबित होती है। दूसरों को बेवकूफ बनाने के चक्कर में आदमी खुद बेवकूफ बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, सच्ची अक्ल वही है जो सच को पहचान सके। अगली नई कहानी, बीरबल और वो मूंछ वाला जज जिसने हर बहस को हंसी में उड़ा दिया। दरबार में उस दिन कुछ अलग ही माहौल था। बादशाह अकबर का मन दरबार की औपचारिकताओं से ऊब चुका था। मंत्री, दरबारी, सिपाही, हर कोई रोजाना की तरह अपनी अपनी शिकायतें और फैसले सुनाने आते थे। लेकिन उस दिन अकबर का ध्यान एक अजीब बात पर गया। दरबार के बाहर से लगातार हंसी की आवाजें आ रही थीं। पहले तो अकबर ने सोचा कि शायद कोई जोकर या मस्खरा दरबार के पास लोगों को हंसा रहा होगा, मगर आवाज इतनी तेज और लगातार थी कि दरबार की गंभीरता भंग हो रही थी। अकबर ने पहरेदार को बुलाया और पूछा, यह हंसी कहां से आ रही है? पहरेदार ने झुककर कहा, जहां पनाह, यह हंसी उस नए जज की है जिसे आपने कल ही शहर के छोटे मोटे मामलों का फैसला सुनाने के लिए नियुक्त किया था। अकबर ने चौंक कर पूछा, जज और हंसी? अदालत में तो गंभीरता होनी चाहिए। यह कैसा जज है जो अदालत को हंसी का मेला बना रहा है? दरबार में हल्की सी फुसफुसाहट हुई। कोई बोला, जहां पनाह, वो जज तो बहुत अजीब है। उसकी लंबी मूछें हैं और वो हर बहस, हर शिकायत, हर गवाही पर इतना ठहाका लगाता है कि लोग भूल ही जाते हैं कि वे झगड़ा सुलझाने आए थे। अकबर को यह सुनकर और भी हैरानी हुई। उन्होंने आदेश दिया, उस मूछ वाले जज को तुरंत दरबार में पेश किया जाए। कुछ ही देर बाद एक लंबा चौड़ा आदमी दरबार में लाया गया। उसकी घनी घुमावदार मूछें दूर से ही ध्यान खींच रही थीं।
चेहरे पर स्थायी मुस्कान थी और जैसे ही उसने अकबर को सलाम किया वो जोर से हंस पड़ा। हाँ 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 हाँ, जहां पनाह आपका दरबार तो कितना शानदार है। यहां खड़े खड़े ही मेरा दिल खुश हो गया। अकबर ने भौहें सिकोड़कर कहा, मियां तुम अदालत में हंसते क्यों रहते हो? न्याय हंसी का खेल नहीं है। जज ने फिर ठहाका लगाया और बोला, जहां पनाह लोग तो झगड़ा लेकर आते हैं, मैं हंसी बांट देता हूं। देखिए झगड़ा खुद ही छोटा हो जाता है। दो व्यापारी लड़ते हुए आते हैं, मैं दोनों की बात सुनते सुनते हंस देता हूं। एक दूसरे को देखकर दोनों खुद भी हंस पड़ते हैं और फिर बिना किसी बहस के दोस्त बनकर लौट जाते हैं। इससे बड़ा न्याय और क्या होगा? दरबार में कई दरबारी मुस्कुरा उठे, मगर अकबर गंभीर रहे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल तुम क्या कहते हो? क्या हंसी से न्याय हो सकता है? बीरबल ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह अगर हर समस्या हंसी से सुलझ जाए तो दुनिया में अदालतों की जरूरत ही न पड़े। मगर सच्चा न्याय हंसी और सच्चाई दोनों का मेल चाहता है। हमें देखना होगा कि यह मूंछ वाला जज न्याय कर रहा है या सिर्फ तमाशा। अकबर ने उस जज की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, ठीक है, हम तुम्हें एक मामला देंगे, देखेंगे तुम उसका फैसला कैसे करते हो। दरबार में तभी दो गरीब किसान आए। एक किसान ने शिकायत की, जहां पनाह इस आदमी ने मेरी बकरी चुरा ली है। यह साफ साफ झूठ बोल रहा है कि बकरी उसकी है। दूसरे किसान ने कहा, नहीं, यह बकरी मेरी है, मैंने इसे बचपन से पाला है। अकबर ने मूंछ वाले जज की ओर देखा और कहा, लो अब तुम्हारे लिए असली परीक्षा है, बताओ बकरी किसकी है। जज पहले तो जोर से हंस पड़ा। हाँ 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 हाँ, बकरी पर इतना झगड़ा? अरे बकरी से पूछ लो ना, वो खुद बता देगी कि किसकी है। पूरा दरबार हंसी में डूब गया, लेकिन अकबर अभी भी गंभीर थे। जज ने कहा, चलो दोनों किसान बकरी को पुकारो, देखेंगे वह किसके पास जाती है। पहले किसान ने आवाज लगाई, बकरी जरा भी नहीं हिली। फिर दूसरे किसान ने पुकारा। बकरी भागती हुई उसकी ओर दौड़ी और उसके पास जाकर खड़ी हो गई। जज ने ताली बजाकर कहा, हाँ हाँ हाँ, देख लिया, न्याय हो गया, बकरी उसी की है। मामला खत्म। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर मुस्कुराए मगर उनकी आंखों में सवाल थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने धीमे से कहा, जहां पनाह यह जज हंसी में हल ढूंढ लेता है, पर क्या हर झगड़ा इतना सरल होता है? अगर मामला जमीन जायदाद या खून खराबे का हो तो क्या तब भी हंसी से सुलझाया जा सकता है? अकबर ने सिर हिलाया और बोले, सही कहा, इस जज को असली परीक्षा देनी होगी। अगले दिन दरबार में एक कठिन मामला आया। दो धनी व्यापारी एक बड़े सौदे को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों ने बहुत सारे गवाह, दस्तावेज और कागजात लाए थे। मामला जटिल था और आसानी से हल नहीं हो सकता था। अकबर ने कहा, आज इस मामले का फैसला मूंछ वाला जज करेगा। जज ने हंसते हुए गवाहों की बातें सुनी। उसने कागजात देखे मगर हर बार जोर से हंस पड़ता। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह, इतना बड़ा सौदा और इतनी छोटी सी उलझन। क्यों भाइयों, तुम दोनों व्यापारी हो या बच्चों की तरह खिलौने के लिए लड़ रहे हो? व्यापारी भड़क उठे। जहां पनाह, यह जज हमारा मजाक बना रहा है।
हमारी मेहनत, हमारा धन सब दांव पर है। हमें हंसी नहीं, न्याय चाहिए। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने बीरबल से कहा, अब तुम ही बताओ, यह जज दरबार के लायक है या नहीं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह हंसी अच्छी है, लेकिन जब तक उसमें बुद्धि और संतुलन न हो वह न्याय नहीं बन सकती। यह जज नेकदिल है, पर असली न्याय का काम इसके बस का नहीं। अकबर ने आदेश दिया कि उस जज को न्यायालय से हटा दिया जाए, मगर उसकी जगह उसे दरबार का हंसी मंत्री बना दिया गया। जब भी दरबार का माहौल भारी या तनावपूर्ण होता, अकबर उसे बुलाते और उसकी मूंछों के साथ ठहाकों से पूरा दरबार हंसी में डूब जाता। इस तरह मूंछ वाला जज एक अजीब मिसाल बन गया, न्याय का नहीं लेकिन हंसी बांटने का। और अकबर बीरबल ने सबको यह सीख दी कि न्याय हंसी का सहारा ले सकता है, लेकिन उसकी नींव हमेशा सच्चाई और बुद्धिमत्ता पर ही टिकी होनी चाहिए। कहानी से सीख, हंसी जीवन की कई परेशानियों को हल्का कर सकती है, मगर असली समस्याओं का समाधान तभी होता है जब बुद्धि, विवेक और सच्चाई साथ हो। अगली नई कहानी, 3 दरबारी और उल्टा तर्क। दरबार की सुबह हमेशा की तरह रंगीन थी। बादशाह अकबर अपने राज सिंहासन पर बैठे थे और चारों ओर दरबारी अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर बादशाह की निगाहें पाने को आतुर थे। बीरबल मुस्कुराते हुए एक शांत परंतु आत्मविश्वास से भरी मुद्रा में अपने स्थान पर बैठे थे। बादशाह ने इधर उधर देखा और कहा, आज दरबार कुछ फीका सा क्यों लग रहा है? कोई ऐसी बात करो जिससे मन बहल जाए। इतना सुनना था कि दरबारियों में से 3 ने एक साथ आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो हम आपको एक ऐसा तर्क सुनाएंगे जो उल्टा तो लगेगा मगर सही साबित होगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, वाह, ये तो मजेदार बात हुई। बताओ जरा, तुम तीनों में से कौन कौन हो? पहला बोला, जहां पनाह, मैं हूं कासिम दरबारी। दूसरा बोला, मैं हूं राघव दरबारी। तीसरा बोला, और मैं हूं सलीम दरबारी। बादशाह ने सिर हिलाया और कहा, तो कासिम, राघव और सलीम, सुनाओ अपना उल्टा तर्क। लेकिन ध्यान रहे, अगर तर्क अधूरा या निराधार हुआ तो तुम्हें सजा भी मिल सकती है। पहला दरबारी कासिम का तर्क। कासिम आगे बढ़ा और बोला, जहां पनाह, मेरा कहना है कि झूठ बोलना ही इंसान को सच्चाई तक पहुंचाता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह सुनकर सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर की भौहें तन गईं और उन्होंने कहा, ये कैसी बात कह दी? झूठ तो झूठ है, वह इंसान को भटका सकता है, सच्चाई तक कैसे पहुंचा सकता है? कासिम बोला, हुजूर, सोचिए, अगर कोई बच्चा चोरी करता है और पकड़े जाने पर झूठ बोलता है कि उसने चोरी नहीं की, तो उसके झूठ की जांच पड़ताल की जाएगी, सवाल पूछे जाएंगे, गवाह बुलाए जाएंगे और अंततः सच्चाई सामने आ जाएगी। इस तरह झूठ ही सच्चाई को बाहर लाता है। दरबार में कुछ लोग सिर हिलाने लगे मानो वे सहमत हों, जबकि कुछ अब भी हंसी दबा रहे थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, कासिम का तर्क दिलचस्प है। यह उल्टा तो है, पर इसमें कुछ सच्चाई भी छिपी है। मगर यह बात हमेशा सही नहीं हो सकती, क्योंकि कई बार झूठ ही झूठ को ढक देता है और सच्चाई कभी बाहर नहीं आ पाती। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक कहा। दूसरा दरबारी राघव का तर्क। अब राघव आगे बढ़ा और बोला, जहां पनाह, मेरा तर्क है कि मूर्खता ही अक्लमंदी की जननी है। दरबार में फिर हलचल हुई। अकबर मुस्कुराए और बोले, अरे, ये तो और भी उल्टी बात हुई, समझाओ जरा। राघव बोला,
हुजूर, जब तक इंसान मूर्खता नहीं करता उसे अक्लमंदी का अनुभव कैसे होगा? उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान अंधेरे में रास्ता पकड़ ले और गड्ढे में गिर जाए, तभी तो उसे समझ आएगा कि अगली बार दीपक लेकर चलना है। अगर वह गलती न करता तो उसे अक्लमंदी की अहमियत का पता ही न चलता। यानी मूर्खता ही इंसान को अक्लमंद बनाती है। दरबार में सबने सोचा और इस बार कई लोग गंभीर हो गए। अकबर ने बीरबल की ओर फिर देखा। बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, यह भी एक उल्टा तर्क है मगर कुछ हद तक सही है। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, परंतु अगर कोई बार बार वही गलती करता रहे तो वह अक्लमंद नहीं बल्कि अंधा मूर्ख कहलाएगा। अकबर ने कहा, वाह, ठीक कहा। तीसरा दरबारी सलीम का तर्क। अब सलीम दरबारी आगे आया और बोला, जहां पनाह, मेरा तर्क सबसे अलग है। मेरा कहना है कि दुश्मनी ही दोस्ती की असली बुनियाद है। सुनते ही दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोगों ने तो सीधा हंसना शुरू कर दिया। अकबर ने गंभीरता से कहा, यह तो बिल्कुल ही अजीब तर्क है, जरा विस्तार से समझाओ। सलीम बोला, हुजूर, जब तक किसी से दुश्मनी नहीं होती तब तक दोस्ती की कीमत का पता नहीं चलता। अक्सर दुश्मन ही बाद में सच्चे दोस्त साबित होते हैं। उदाहरण के लिए, दो सेनाएं युद्ध करती हैं, खून खराबा होता है, पर जब शांति समझौता होता है तो वे एक दूसरे के और मजबूत सहयोगी बन जाते हैं। अगर दुश्मनी न होती तो यह दोस्ती इतनी गहरी न होती। दरबार अब सोच में पड़ गया। यह तर्क उल्टा होते हुए भी दिलचस्प लग रहा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, अब तुम क्या कहते हो बीरबल? बीरबल बोले, जहां पनाह, यह तर्क भी कुछ हद तक सही है। कई बार दुश्मनी से जन्मी दोस्ती बहुत गहरी होती है, मगर यह भी सच है कि कई दुश्मन कभी दोस्त नहीं बनते। इसलिए इसे सार्वभौमिक सत्य नहीं कहा जा सकता। दरबार की प्रतिक्रिया। अब अकबर ने कहा, तीनों तर्क सुनकर मेरा मन तो बहल गया, मगर मैं चाहता हूं कि बीरबल यह तय करें कि इन तीनों में सबसे मजबूत तर्क किसका है। बीरबल ने सोचा और बोले, जहां पनाह, अगर गहराई से देखें तो तीनों तर्कों में उल्टी सोच छिपी है। लेकिन सबसे मजबूत तर्क राघव का है कि मूर्खता ही अक्लमंदी की जननी है, क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है और वही सीख उसे अक्लमंद बनाती है। अकबर ने तालियां बजाकर कहा, वाह बीरबल, हमेशा की तरह सही निर्णय दिया। सजा या इनाम? अब सवाल था कि इन तीनों दरबारियों को क्या दिया जाए, सजा या इनाम? अकबर ने हंसते हुए कहा, कासिम और सलीम, तुम्हारे तर्क भी मनोरंजक थे मगर अधूरे थे, इसलिए तुम्हें हल्की सी सजा दी जाएगी। एक एक दिन तक दरबार की दहलीज पर खड़े रहकर आने जाने वाले लोगों का स्वागत करना होगा। फिर मुस्कुराते हुए बोले, और राघव, तुम्हें 100 अशरफियों का इनाम मिलेगा। बीरबल की हाजिर जवाबी। इतना सुनते ही बीरबल हंस पड़े और बोले, जहां पनाह, यह भी उल्टा न्याय है। अकबर चौंके, क्यों? बीरबल बोले, कासिम ने कहा था कि झूठ से सच्चाई निकलती है, सलीम ने कहा था कि दुश्मनी से दोस्ती होती है। अगर ये दोनों ही तर्क उल्टे होकर सही हैं, तो इन्हें इनाम मिलना चाहिए था और राघव को सजा, मगर आपने राघव को इनाम और उन्हें सजा दी, यानी आपका न्याय भी उल्टा हो गया। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बिल्कुल सही पकड़ा। लगता है आज पूरे दरबार पर उल्टे तर्कों का जादू छा गया है। इस पूरी घटना से सबक यह मिला कि दुनिया में कई बातें पहली नजर में उल्टी लगती हैं,
पर उनमें भी कोई न कोई सच्चाई छिपी होती है। इंसान को हर तर्क को परखना चाहिए और हर गलती से सीख लेनी चाहिए। अगली नई कहानी, 3 दरबारी और आधे सच की पहेली। अकबर का दरबार हमेशा की तरह सजीव था। हर सुबह जब बादशाह गद्दी पर बैठते तो दरबारियों की आंखों में अलग ही चमक होती। कोई अपनी चापलूसी से बादशाह का दिल जीतना चाहता था तो कोई अपनी बुद्धिमानी दिखाने को लालायत रहता, परंतु असली कसौटी पर वही खरा उतरता था जिसे बीरबल की तरह सच्चाई को पहचानने और गूढ़ बातों को हल करने का हुनर आता हो। उस दिन का दरबार कुछ खास था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम्हें एक खेल खिलाऊंगा। 3 दरबारियों को मैंने अलग अलग जगह भेजा था और तीनों अपने अपने अनुभव लेकर लौटे हैं, मगर इन तीनों की बातों में पूरा सच छुपा नहीं है। हर कोई आधा सच बोल रहा है और आधा छुपा रहा है। तुम्हें यह पता लगाना होगा कि असली सच क्या है। पूरा दरबार कान खड़े कर सुनने लगा। पहला दरबारी आगे आया। उसका चेहरा घबराया हुआ था। उसने कहा, जहां मुझे भेजा गया था वहां एक किसान ने अपनी जमीन पर दावा किया। वह कह रहा था कि जमीन उसकी है, पर वहां पर दूसरे गांव का एक व्यापारी भी हक जता रहा था। मैंने देखा कि किसान बहुत गरीब था और व्यापारी अमीर। बस इतना ही बताना है हुजूर। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है। अब दूसरा दरबारी बोला, जहां मैं गया वहां मैंने उसी जमीन पर 3 खेत देखे। एक खेत में फसल हरी भरी थी, दूसरे में आधी सूखी और तीसरे में बिल्कुल बंजर। गांव वाले आपस में बहस कर रहे थे कि असली मालिक कौन है, मगर कोई सबूत नहीं दे पा रहा था। फिर तीसरे दरबारी ने कहा, जहां मैं गया वहां मैंने देखा कि वही किसान और व्यापारी एक ही कुएं से पानी भर रहे थे, मगर जब बात जमीन की आई तो दोनों झगड़ पड़े। किसान चिल्ला रहा था कि जमीन उसके बाप दादा की है और व्यापारी कह रहा था कि उसने खरीदी है। तीनों दरबारियों ने अपनी बात खत्म की, मगर जैसे ही वे पीछे हटे पूरा दरबार गुनगुनाने लगा। तीनों ने आधा आधा सच कहा था। अब सवाल ये था कि असली सच आखिर है क्या? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तो बीरबल, अब बताओ, इनकी बातों से असली सच निकाल सकते हो क्या? बीरबल ने मुस्कुराते हुए दाढ़ी सहलाई और बोला, हुजूर, तीनों दरबारियों ने आधे आधे सच छिपाए हैं। पहला दरबारी किसान और व्यापारी की स्थिति बताकर चुप हो गया। उसने यह नहीं बताया कि असली झगड़ा क्यों है। दूसरा दरबारी खेतों का हाल बता गया, पर यह नहीं बताया कि वे खेत किसके कब्जे में हैं। तीसरा दरबारी झगड़े का कारण तो बता गया, पर यह नहीं बताया कि सबूत क्या है। अगर तीनों की बातों को जोड़ दें तो असली सच सामने आ जाता है। अकबर ने कहा, तो बताओ असली सच क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, जमीन वास्तव में किसान की है। फसल वाले खेत में किसान का पसीना है, सूखे खेत में उसकी मेहनत की कमी और बंजर जमीन पर व्यापारी की लालच का असर। व्यापारी ने जमीन पर दावा इसलिए किया क्योंकि किसान ने कर्ज लिया था और चुका नहीं पाया। व्यापारी यह कह रहा था कि जमीन अब उसकी है, जबकि किसान कह रहा था कि जमीन उसने बेची ही नहीं, बस गिरवी रखी थी। यही असली सच है। दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी बीरबल की सूझबूझ देख दंग रह गए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने न सिर्फ तीनों आधे सच को जोड़ा बल्कि पूरे सच को सामने भी रखा। मगर अब सवाल ये है कि इंसाफ कैसे किया जाए? क्या किसान को जमीन लौटाई जाए या व्यापारी को दी जाए? बीरबल ने धीरे से कहा, हुजूर, किसान से पूछा जाए कि वह कर्ज चुका सकता है या नहीं।
अगर किसान कर्ज चुकाने को तैयार है तो जमीन उसी की रहेगी। अगर नहीं चुका सकता तो व्यापारी को खेत का आधा हिस्सा दिया जाए ताकि उसका कर्ज भी वसूल हो जाए और किसान भी अपनी जमीन से पूरी तरह बेदखल न हो। अकबर ने ताली बजाई और कहा, कमाल कर दिया बीरबल, यही असली इंसाफ है, न पूरी जीत न पूरी हार बल्कि संतुलन। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। मगर उसी समय एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, बीरबल तो हमेशा सच का पता लगा लेते हैं, मगर क्या होगा अगर किसी दिन 3 नहीं 100 लोग आधा आधा सच बोलें? क्या तब भी बीरबल पूरे सच का पता लगा पाएंगे? अकबर ने बीरबल की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यह सवाल अगली परीक्षा में होगा। और पूरा दरबार अचानक खामोश हो गया। दरबारी कवि ने बीरबल को हरा देने की ठानी पर खुद ही फंस गया। सोचिए जरा, अकबर का दरबार जहां हर रोज कोई न कोई अजीबोगरीब चुनौती सामने आ ही जाती थी, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। दरबार का कवि, जी हां, वही कवि जो अपने शेरो शायरी से सबको चौंकाता था, उसने ठान लिया कि वो बीरबल की अक्ल को मात देगा। उसने कहा, बीरबल की चतुराई बस बातों तक ही है, कविता और बुद्धि का संगम तो मैं ही दिखाऊंगा। अब सोचिए, जब एक कवि अपनी तुकबंदी और चालाकी से बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और अकबर साहब भी मजे लेने के लिए अजीब अजीब फरमान सुनाते हैं, तो दरबार में कैसी हलचल मचती होगी? क्या बीरबल वाकई हार जाएगा या फिर हमेशा की तरह एक ऐसी चाल चलेगा जिसे सुनकर खुद कवि अपने ही शब्दों में उलझ जाए? कहानी के अंत में आपको एक ऐसा ट्विस्ट मिलेगा जिसे सुनकर आप कहेंगे, वाह बीरबल, चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार दास्तान। दरबार हमेशा की तरह सज-धज कर बैठा था। अकबर अपने सिंहासन पर और सामने मंत्रीगण व दरबारी कतार में। उसी भीड़ में एक व्यक्ति विशेष उत्साह से चमक रहा था, दरबार का कवि कलानिधि रामकवि। रामकवि दरबार में अपने तुकबंदी और चुटीली कविताओं के लिए मशहूर था, पर उसके मन में एक छुपा हुआ द्वेष था। सारा सम्मान तो बीरबल ले जाता है और मैं बस कवि ही रह जाता हूँ। एक दिन मैं इस बीरबल को उसकी ही अक्ल के जाल में फंसाकर सबके सामने हरा दूंगा। उस दिन मौका खुद ब खुद बन गया। अकबर बड़े मूड में थे। वे दरबार में हंसी ठिठोली के मूड में बोले, आज बड़ा अजीब लग रहा है। दरबार कुछ सूना सूना क्यों है? कोई मजेदार बात होनी चाहिए। रामकवि तुरंत उठा और हाथ जोड़कर बोला, जहां पनाह, क्यों न आज दरबार में कविता और बुद्धि की परीक्षा हो? कविता मैं दूंगा और बुद्धि बीरबल दिखाएंगे। देखते हैं कौन भारी पड़ता है। अकबर ने ठहाका लगाया, वाह बढ़िया, आज दरबार होगा कवि बनाम मंत्री। बीरबल तैयार हो? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, अगर चुनौती कविता की है तो जीत रामकवि की ही होगी, और अगर चुनौती अक्ल की है तो हार उनकी तय है। बस ये स्पष्ट कर दीजिए कि दरबार में किस बात की जीत गिनी जाएगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, अरे यही तो मजा है। जीत किसकी होगी ये हमें ही तय करना है। तो शुरू करो रामकवि। रामकवि ने छाती चौड़ी कर ली और बोला, जहां पनाह, मैं बीरबल को 4 पहेलीनुमा कविताएं सुनाऊंगा। अगर वो उनका सही जवाब नहीं दे पाए तो मानना होगा कि बीरबल सिर्फ बातों के धनी हैं, असली दिमाग तो मेरे पास है। दरबार तालियों से गूंज उठा। सबको मजा आने वाला था। रामकवि ने पहली कविता शुरू की। बिना पंख के उड़ती रहती, बिना पैरों के चलती रहती, किसी के पास ठहरती नहीं, सबको आगे बढ़ाती रहती। अकबर ने सोचा ये तो कठिन है, पर बीरबल मुस्कुराए और बोले,
जहां पनाह ये है समय। समय न पंखों से उड़ता है न पैरों से चलता है, पर किसी के लिए रुकता भी नहीं। दरबार वाह वाह से गूंज उठा। रामकवि का चेहरा थोड़ा उतर गया, मगर अभी हार मानना कहा। रामकवि ने दूसरी कविता पढ़ी। कभी है खाली कभी है भरी, कभी लगती कड़वी कभी लगती खरी, बिना देखे सब करते विश्वास, ये है दरबार का सबसे बड़ा प्रकाश। अकबर भौहें चढ़ाकर बोले, ये तो बहुत पेचीदा लग रहा है। रामकवि अकड़ते हुए बोला, देखिए अब बीरबल क्या जवाब देते हैं। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह ये है जुबान। जुबान कभी मीठी लगती है कभी कड़वी, कभी चुप रहती है तो खाली लगती है, कभी बोलती है तो भरी लगती है, और इसी से तो दरबार की असली रोशनी फैलती है। अकबर ठहाका लगाकर बोले, वाह बीरबल, एकदम सटीक जवाब। रामकवि का माथा अब पसीजने लगा, लेकिन उसने हार मानने से इनकार किया। अब तीसरी कविता। हाथ न हो फिर भी पकड़ ले, आंख न हो फिर भी दिखा दे, हर झूठ को साफ कर दे और सच को सामने ला दे। दरबार सन्नाटे में डूब गया। ये कविता सचमुच कठिन थी। अकबर ने सोचा, लगता है बीरबल फंस गए। रामकवि हंसी दबाते हुए बोला, क्या हुआ बीरबल? जवाब नहीं मिला। बीरबल ने थोड़ी देर सिर झुकाया, फिर अचानक बोले, जहां पनाह इसका उत्तर है बुद्धि। बुद्धि के पास न हाथ होते हैं न आंखें, पर वही सब पकड़ती है, वही सच झूठ को पहचानती है। दरबार गूंज उठा। लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। अकबर बोले, रामकवि, लगता है तुम्हारी हार तय है। रामकवि तिलमिलाकर बोला, नहीं जहांपना, अभी मेरी चौथी और अंतिम कविता बाकी है, और इस बार मैं बीरबल को फंसाकर ही दम लूंगा। उसने नाटकीय अंदाज में चौथी कविता सुनाई। जिसे जितना बांटो वो उतना ही बढ़े, देने वाला घटे नहीं बल्कि और चढ़े, न आंखों से दिखे न हाथों से पकड़े, पर जिसके बिना इंसान अधूरा लगे। अकबर ने सिर खुजाते हुए कहा, ये तो सचमुच कठिन है। रामकवि मुस्कुराया, देखिए अब बीरबल क्या करते हैं। बीरबल शांत खड़े हुए और बोले, जहां पनाह इसका उत्तर है ज्ञान। ज्ञान बांटने से घटता नहीं बल्कि और बढ़ता है, और जिसके पास न हो वो अधूरा रहता है। दरबार गूंज उठा। सब ओर से आवाज आई, वाह बीरबल, वाह। रामकवि अब पूरी तरह हताश था, पर हार मानना उसे मंजूर नहीं था। उसने गुस्से में कहा, जहां पनाह, बीरबल ने मेरी पहेलियों का हल ढूंढ लिया, इसमें संदेह नहीं, पर मैं एक आखिरी दांव चलना चाहता हूं। अगर बीरबल सचमुच इतने बुद्धिमान हैं, तो अब वो मेरी बनाई गई कविता खुद सुनाए, मगर उसमें छुपा हुआ जाल भी पहचाने। अकबर बोले, ये तो बड़ा रोचक हो गया, चलो सुनाओ रामकवि। रामकवि ने एक कविता सुनाई जो बाहर से बड़ी सुंदर और भव्य लग रही थी, लेकिन भीतर उसमें चालाकी से छुपी हुई बात थी। राजा महान न्याय के दाता, जिनसे बड़ा न कोई ज्ञाता, उनके दरबार का हर रतन, सूरज से बढ़कर चमके तन। सभी दरबारी तालियां बजाने लगे। कविता सुनने में तो मीठी थी, पर बीरबल हल्का मुस्कुराए। अकबर ने कहा, बीरबल, इसमें क्या जाल है? बीरबल बोले, जहां पनाह, कविता सुनने में तो आपकी प्रशंसा है, पर असल में इसमें छुपा व्यंग्य है। कवि कह रहा है कि सूरज से बढ़कर चमके तन। तन यानी शरीर, यानी वो आपके शरीर की चमक की तुलना कर रहा है
आपके न्याय या महानता की नहीं। ये प्रशंसा कम, मजाक ज्यादा है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने भी मुस्कुराकर कहा, रामकवी, तुम्हारा जाल उल्टा पड़ गया। बीरबल ने न सिर्फ पहेली सुलझाई बल्कि तुम्हारा छुपा व्यंग्य भी पकड़ लिया। रामकवी शर्म से सिर झुका गया। अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज का विजेता है बीरबल, और आज की हार है उस अहंकार की जो सोचता है कि दूसरों को नीचा दिखाकर खुद ऊंचा हुआ जा सकता है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, कवि अगर अहंकार छोड़कर सच्ची कविता करे तो वो दरबार का गहना बनता है, लेकिन अगर कविता केवल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हो तो वो बोझ बन जाती है। अकबर ने ठहाका लगाया, वाह बीरबल, एकदम सटीक कहा। रामकवी ने भी हाथ जोड़कर माफी मांगी, और उस दिन से उसने ठान लिया कि उसकी कविता अब किसी की टांग खींचने के लिए नहीं बल्कि सच्चाई और अच्छाई दिखाने के लिए होगी। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कला या प्रतिभा का असली उद्देश्य दूसरों को गिराना नहीं बल्कि समाज को रोशनी देना है। जो अपनी बुद्धि और कला को सिर्फ दिखावे या बदला लेने में खर्च करता है वो अंततः खुद ही फंस जाता है। और बीरबल, वो फिर साबित कर गए कि उनकी अक्ल और विनम्रता दोनों ही अद्वितीय हैं। अगली नई कहानी, दरबार में मूंछों की नीलामी। एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में बड़ी ठसक से बैठे थे। सूरज की किरणें दरबार की संगमरमर की फर्श पर पड़ रही थीं और दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे किसी नाटक की तैयारी कर रहे हों, ऐसा दृश्य लग रहा था। बीरबल अपने सामान्य अंदाज में, होठों पर मुस्कान और आंखों में चमक लिए अकबर के दाहिने ओर खड़े थे। उस दिन अकबर कुछ अलग ही मूड में थे। उन्होंने अचानक अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, दरबारियों, मैंने सुना है कि आदमी की इज्जत उसकी मूंछों में होती है। क्या ये सच है? दरबारियों ने एक स्वर में कहा, हाँ जहांपनाह, बिल्कुल सच है। तभी तानसेन ने धीमे स्वर में कहा, जहांपनाह, अगर मूंछ ही इज्जत है तो बिना मूंछों वाला आदमी तो बेइज्जत कहलाएगा। इस पर पूरा दरबार खिलखिलाकर हंस पड़ा। अकबर ने आंखें तरेरी और कहा, खामोश, मैं इस मसले को आज सुलझा कर रहूंगा। आज दरबार में एक अद्भुत प्रयोग होगा। मैं आदेश देता हूं कि आज से दरबार में मूंछों की नीलामी होगी। जो सबसे ऊंची कीमत देगा वही मूंछ का मालिक बनेगा, और उसी से तय होगा कि असली इज्जत कहाँ है। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और सोचने लगे, ये कैसी अजीबोगरीब नीलामी है। नीलामी की शुरुआत, एक सिपाही आगे आया और उसने एक चांदी की थाली में अकबर की नकली मूंछ रख दी। अकबर ने कहा, ये रही बादशाह की मूंछ, अब बोली लगाओ। पहला दरबारी उठा, मैं 100 अशर्फिया देता हूं। दूसरा बोला, मैं 200 देता हूं। तीसरा उछल पड़ा, मैं 500 अशर्फिया। पूरा दरबार हैरान था। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि नकली मूंछ पर ये पागलपन क्यों। लेकिन सब जानते थे कि अगर बादशाह का आदेश है तो खेल में शामिल होना ही होगा। बीरबल अब तक चुप थे। अकबर ने उन्हें देखा और मुस्कुराकर कहा, क्यों बीरबल, आप तो बोल ही नहीं रहे। क्या आपकी नजर में मूंछ की कोई कीमत नहीं? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मूंछ की कीमत होती है, लेकिन असली कीमत उस आदमी की नीयत में है जिसके चेहरे पर वो है। अगर आदमी नीच है तो मूंछें भी नीच कहलाएंगी, और अगर आदमी महान है तो बिना मूंछ के भी वो आदरणीय होगा। अकबर को ये जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, नहीं बीरबल, ये बहाना है।
आज आप भी इस नीलामी में भाग लीजिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है जहांपनाह, लेकिन मेरी बोली बाकी सबकी बोली से अलग होगी। चालाकी की शुरुआत। अब तक बोली 1000 अशरफियों तक पहुंच चुकी थी। लोग एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी बीरबल उठे और बोले, जहांपनाह, मैं इस मूंछ की बोली 10,000 अशरफिया लगाता हूं। पूरा दरबार दंग रह गया। 10,000 सबने एक दूसरे की ओर देखा। अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, आपने साबित कर दिया कि मूंछ की असली कीमत आप ही समझते हैं। लेकिन बीरबल ने शांति से कहा, जहांपनाह, मेरी एक शर्त है। मैं मूंछ खरीदकर इसे तुरंत नीलामी में वापस बेचूंगा और जो भी इसे खरीदेगा वही बताएगा कि मूंछ की असली कीमत क्या है। अकबर को खेल और मजेदार लगा। उन्होंने इशारा किया कि बोली जारी रखी जाए। असली खेल। बीरबल ने थाली में रखी मूंछ उठा ली और बोला, ये रही बादशाह की मूंछ, जिसने इसे पहना उसने इज्जत पहन ली। अब बोली लगाओ। पहला दरबारी, जो पहले ही 100 अशरफिया दे चुका था, बोला, मैं 50 देता हूं। दूसरा बोला, मैं 20। तीसरा दरबारी चिल्लाया, मैं सिर्फ 5। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अभी जो मूंछ 10,000 अशरफियों में बिक रही थी, अब उसकी कीमत 5 अशरफिया रह गई। अकबर हैरान होकर बोले, ये क्या मजाक है? अभी तो सब मूंछ खरीदने को पागल हो रहे थे, अब कोई लेना ही नहीं चाहता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही तो मैं दिखाना चाहता था। जब मूंछ आपके चेहरे से जुड़ी थी, तब सब उसे इज्जत का प्रतीक समझकर ऊंची बोली लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो थाली में रखी, उसकी कीमत मिट्टी हो गई। यानी इज्जत मूंछ में नहीं, बल्कि इंसान के चरित्र में है। अगर आदमी सम्माननीय है, तो उसके बिना मूंछ भी इज्जत पालेगी। और अगर आदमी निकम्मा है, तो लाख मूंछें चिपका ले, कोई इज्जत नहीं मिलेगी। पूरा दरबार वाह वाह से गूंज उठा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक चालाक दरबारी बोला, जहांपनाह, अगर मूंछ की कोई कीमत नहीं, तो क्यों न हम सब अपनी मूंछें बेचकर दरबार का खजाना भर दें। अकबर को यह विचार मजेदार लगा। उन्होंने आदेश दिया कि सभी दरबारी अपनी मूंछ काटकर दरबार में रखें। सिपाही कटोरियों में दरबारियों की मूंछें लेकर आए। अब दरबार के बीच में मूंछों का ढेर लग गया। अकबर बोले, चलो अब इन मूंछों की नीलामी करो। बीरबल तुरंत उठे और कहा, जहांपनाह, ये ढेर देखकर मुझे समझ आ गया कि इस साम्राज्य की असली ताकत कहाँ है। अकबर बोले, कहा? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, इस ढेर में नहीं, बल्कि उन चेहरों में जो बिना मूंछ के भी आपका आदेश मानकर हंस रहे हैं। असली ताकत आपकी प्रजा और आपके दरबारी हैं, न कि मूंछ। मूंछ तो एक प्रतीक है, लेकिन असली इज्जत काम और कर्म में है। अकबर ठहाका लगाकर बोले, वाह बीरबल, तुमने तो मूंछ के बहाने पूरी दरबार की नीलामी कर दी। पूरा दरबार जोर जोर से हंस पड़ा। उस दिन से अकबर ने ऐलान किया, अब से किसी आदमी की इज्जत उसकी मूंछ या कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके कर्म और नियत से आकी जाएगी। और बीरबल ने दरबारियों को मुस्कुराकर कहा, नीलामी की सबसे बड़ी बोली हमेशा चरित्र पर लगती है, मूंछों पर नहीं। अगली नई कहानी। वो दरबारी जिसने अकबर को मनवाया कि बिना झूठ बोले कोई आदमी जिंदा रह ही नहीं सकता। एक बार की बात है, अकबर का दरबार हमेशा की तरह चमकदमक से सजा हुआ था। दरबारियों की आंखों में उत्साह था और माहौल हंसी ठिठोली से भरपूर। उस दिन अकबर कुछ हल्के फुल्के मूड में थे और बीरबल भी मुस्कुराते हुए दरबार में बैठे थे।
तभी दरबार का एक चालाक और घमंडी दरबारी जगन्नाथ आगे बढ़ा। जगन्नाथ अपनी बातों से लोगों को चकित कर देने के लिए मशहूर था, लेकिन उसकी आदत थी कि जहां मौका मिले वहां बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करता। उसने दरबार के बीच खड़े होकर अकबर को सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं एक ऐसी बात साबित कर सकता हूं जिसे न आप, न बीरबल और न ही कोई विद्वान चुनौती दे सकता है। अकबर ने भौहें चढ़ाई। अरे वाह, ये कौन सी बात है जो इतनी पक्की है? जगन्नाथ ने नाटकीय अंदाज में कहा, जहां पनाह, बिना झूठ बोले इस दुनिया में कोई आदमी जिंदा रह ही नहीं सकता। झूठ आदमी की रोटी है, सांस है और जिंदगी का सहारा है। अगर झूठ बोलना बंद हो जाए तो इंसान उसी दिन मर जाएगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। कुछ दरबारी फुसफुसाने लगे, ये तो हद कर दी। बिना झूठ बोले जीना असंभव। क्या ये सच है? अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्हें मजा आने वाला था। उन्होंने तुरंत कहा, बीरबल, क्या कहते हो? क्या जगन्नाथ सच कह रहा है? क्या बिना झूठ बोले कोई जी ही नहीं सकता? बीरबल मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, झूठ इंसान की जरूरत नहीं बल्कि उसकी कमजोरी है। लेकिन इसे साबित करने के लिए शब्दों से ज्यादा काम चाहिए। क्यों न हम जगन्नाथ को मौका दें कि वो अपनी बात साबित करे। अकबर ने ताली बजाई। वाह, यही होगा। आज का दरबार इस सवाल का हल निकालेगा। अगर जगन्नाथ साबित कर दे कि इंसान बिना झूठ बोले जिंदा नहीं रह सकता तो उसे 100 अशरफियों का इनाम मिलेगा, और अगर वो नाकाम रहा तो उसे 1 महीने के लिए दरबार से बाहर कर दिया जाएगा। पहला दौर, जगन्नाथ का तर्क। जगन्नाथ ने अपनी छाती फुलाते हुए कहा, जहां पनाह, मैं छोटे छोटे उदाहरण से साबित करूंगा। पहला उदाहरण, एक व्यापारी अपनी दुकान पर बैठा है। ग्राहक आता है और पूछता है, ये कपड़ा कैसा है? अब व्यापारी सच कहे कि कपड़ा मामूली है तो ग्राहक खरीद कर जाएगा ही नहीं। इसलिए वो झूठ बोलता है, हुजूर, ये कपड़ा मिस्र से आया है, अनमोल है, और तभी उसका व्यापार चलता है। तो बिना झूठ के व्यापारी जिंदा नहीं रह सकता। कुछ दरबारी ताली बजाने लगे। जगन्नाथ ने आगे कहा, दूसरा उदाहरण, कोई बीवी अपने पति से पूछे, क्या मैं बूढ़ी हो गई हूँ? अगर पति सच कहे कि हाँ, तो घर में तूफान आ जाएगा। उसे शांति से जीना है तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। नहीं, तुम तो अब भी सोने जैसी हो। दरबार हंसी से गूंज उठा। जगन्नाथ ने तीसरा उदाहरण दिया, और तीसरा, अगर बादशाह से कोई पूछ ले कि क्या आप कभी गलत नहीं होते, तो क्या आप सच में मान लेंगे कि आप गलत हो सकते हैं? नहीं, आपको भी कहना पड़ेगा कि मैं हमेशा सही हूं। यही राजनीति है, यही सत्ता है। तो देखा, जहां पनाह, झूठ इंसान की सांस है। दरबारी वाह वाह करने लगे। अकबर भी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, वाह जगन्नाथ, तुम्हारे तर्क मजेदार हैं। बीरबल, अब तुम्हारी बारी। बीरबल का पहला उत्तर। बीरबल धीरे से खड़े हुए और बोले, जहां पनाह, जगन्नाथ के उदाहरण मजेदार हैं, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। मैं साबित करूंगा कि इंसान सच बोलकर भी आराम से जी सकता है, बल्कि सच बोलने वाला ही असली सम्मान पाता है। अकबर ने कहा, तो बताओ कैसे? बीरबल बोले, जहां पनाह, व्यापारी अगर झूठ बोलकर माल बेचता है तो ग्राहक दोबारा नहीं लौटता। लेकिन अगर वो सच बताए कि ये कपड़ा साधारण है लेकिन टिकाऊ है, तो ग्राहक विश्वास करेगा और बार बार आएगा। सच से व्यापार टिकता है, झूठ से टूटता है। दरबार ने सिर हिलाया, बात में दम था।
और जहाँ तक पति पत्नी का सवाल है, बीरबल मुस्कुराए, अगर पति सच कहे कि हाँ, उम्र तो बढ़ रही है, लेकिन तुम अब भी मेरी नजर में सबसे प्यारी हो, तो झगड़ा नहीं होगा, बल्कि प्यार बढ़ेगा। यानी सच बोलकर भी घर बसता है। दरबारियों ने हंसते हुए ताली बजाई। और रही बात जहांपनाह की, बीरबल अकबर की ओर देखकर बोले, आप अगर मान भी लें कि हाँ, मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, तो आपकी इज्जत कम नहीं होगी, बल्कि लोग आपको और बड़ा समझेंगे, क्योंकि सच स्वीकार करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। पूरा दरबार वाह वाह से गूंज उठा। दूसरा दौर, अकबर की परीक्षा। अकबर बोले, दोनों की बातें सुनकर मजा आया, लेकिन मैं अब खुद परीक्षा लूंगा। आज से 3 दिन तक दरबार का हर आदमी सिर्फ सच बोलेगा, और जो झूठ पकड़ा गया उसकी सजा होगी। देखना है क्या लोग सच बोलकर जी सकते हैं या नहीं। ये आदेश सुनकर सबके पसीने छूट गए। पहले दिन का हाल। सुबह सबसे पहले अकबर ने ही परीक्षा ली। उन्होंने अपने खास दरबारी से पूछा, तुम कल कहाँ थे? दरबारी बोला, जहांपनाह, मैं बीवी के साथ बाजार घूमने गया था। अकबर हंसे, अरे वाह, सच बोल दिया। फिर उन्होंने दूसरे दरबारी से पूछा, तुमने कभी रिश्वत ली है? दरबारी का चेहरा उतर गया। उसने डरते डरते कहा, जहांपनाह, कभी कभी। पूरा दरबार हंसी से फट पड़ा। अकबर ने कहा, अरे देखो, सच कबूल करने से मजा आ गया। लेकिन जगन्नाथ का चेहरा उतरने लगा। दूसरा दिन। अगले दिन अकबर ने दरबार में सबको बुलाकर कहा, आज मैं तुम्हारे घर वालों से पूछूंगा, सबको सच बोलना होगा। उन्होंने जगन्नाथ की बीवी को बुलवाया। पूछा, क्या जगन्नाथ घर में तुम्हें इज्जत देता है? बीवी ने ठहाका लगाया, जहांपनाह, ये तो मुझे रोज डांटते रहते हैं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। जगन्नाथ का चेहरा लाल हो गया। फिर अकबर ने बीरबल की पत्नी से पूछा, क्या बीरबल कभी तुमसे झूठ बोलते हैं? बीरबल की पत्नी मुस्कुराई और बोली, जहांपनाह, ये तो कभी झूठ बोल ही नहीं पाते। एक बार मुझसे कहा कि मैं मोटी नहीं हूं, और उसी दिन पकड़े गए। पूरा दरबार हंसी से पागल हो गया। तीसरा दिन, असली मोड़। अब तीसरे दिन अकबर ने खुद ही चुनौती दी। बोले, मैं अब खुद को ही परखूंगा। बीरबल, तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछो और मैं सिर्फ सच बोलूंगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, बताइए, क्या आपको कभी लगता है कि आपसे भी बड़ी कोई ताकत है? दरबार सन्न हो गया। सबकी नजरें अकबर पर टिक गईं। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ, अल्लाह। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने सच कबूल किया, और किसी ने उनकी इज्जत घटती नहीं देखी, बल्कि सब और झुक गए। अब अकबर ने घोषणा की, जगन्नाथ, तुम्हारी बात गलत साबित हुई। बिना झूठ बोले भी इंसान न सिर्फ जी सकता है, बल्कि और बड़ा बन सकता है। सच की ताकत झूठ से कहीं ऊपर है। जगन्नाथ शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, झूठ से आदमी पल भर को बच सकता है, लेकिन सच से पूरी जिंदगी चमक सकती है। पूरा दरबार वाह वाह से गूंज उठा। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि झूठ कभी कभी आसान रास्ता लगता है, लेकिन सच्चाई ही वह दीपक है जो इंसान की जिंदगी को रोशनी देता है। अगली नई कहानी, बीरबल और वो दर्जी जिसने दरबारियों की नाप लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक नया शौक चढ़ा।
बादशाह ने अचानक तय कर लिया कि पूरे दरबारियों के लिए एक जैसी खास पोशाकें सिलवाई जाएंगी। दरबारियों को ये खबर सुनकर खुशी भी हुई और चिंता भी। खुशी इसलिए कि बादशाह का तोहफा मिलेगा, चिंता इसलिए कि अगर कहीं कपड़े अजीब बने तो दरबार में सबका मजाक बन जाएगा। अकबर ने अपने दरबार के मशहूर दर्जी गुलाम हुसैन को बुलाया। वह दर्जी शहर भर में अपने अजीबोगरीब कामों और बातों के लिए मशहूर था। अकबर ने कहा, गुलाम हुसैन, मैं चाहता हूं कि मेरे सभी दरबारियों के लिए एक सी पोशाक तैयार हो। तुम सबकी नाप लेकर काम शुरू करो। दर्जी ने झुककर सलाम किया और बोला, हुजूर, नाप लेना मेरा काम है, लेकिन मैं नाप लेता हूं एक अलग ढंग से। जो भी दरबारी मेरी नाप लेने के तरीके पर हंस पड़ा, उसकी पोशाक 1 इंच छोटी कर दूंगा। यह सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज पड़ा। अकबर भी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, हम देखना चाहते हैं तुम्हारा अनोखा तरीका, नाप लेने का अजीब तरीका। दर्जी ने सबसे पहले एक दरबारी को खड़ा किया। उसने धागे से उसके सिर के ऊपर से होते हुए पैर तक की सीधी रेखा नापी। फिर बोला, हुजूर, इस दरबारी की लंबाई बराबर है उसके धैर्य के, लेकिन पेट जरा ज्यादा है, शायद रसोई में ज्यादा वक्त गुजारते हैं। पूरा दरबार हंस पड़ा और दरबारी का चेहरा उतर गया। दूसरे दरबारी की बारी आई। दर्जी ने उसकी बाह फैलवाई और बोला, बाहें लंबी हैं मगर काम छोटे करते हैं। फिर एक मोटे दरबारी की नाप ली और बोला, हुजूर, ये कपड़े से नहीं, पूरा तंबू से ढकेंगे। अब तो दरबार की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हंगामे की शुरुआत। दरबारी एक एक कर दर्जी की बातों से परेशान होने लगे। हर कोई डर रहा था कि कहीं उसकी पोल पूरे दरबार में न खुल जाए। कोई अपने पेट को अंदर खींच रहा था, कोई सीना फुला रहा था, तो कोई अपने कान ढकने लगा। दर्जी ने इतने मजाक किए कि दरबारियों ने गुस्से में शिकायत करना शुरू कर दिया। जहां पनाह, यह दर्जी हमारा मजाक उड़ा रहा है, कपड़े देने के बजाय इज्जत उतार रहा है। अकबर ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, मजाक भी तो एक कला है। लेकिन गुलाम हुसैन, इतना तो ध्यान रखना कि दरबार में हद से ज्यादा हंगामा न हो। बीरबल की एंट्री। जब दरबारियों का धैर्य टूट गया तो उन्होंने बीरबल की ओर देखा। मंत्री जी, आप ही कुछ कहिए, यह दर्जी तो हमारा अपमान कर रहा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, भाइयों, दर्जी की बातों को अपमान मत समझो। ये दरअसल आपके बारे में सच्चाई उजागर कर रहा है। जैसे कपड़े शरीर को ढकते हैं, वैसे ही सच इंसान की आदतों को बेनकाब करता है। अब सवाल ये है कि क्या आप सच का सामना कर सकते हैं? दरबार में सन्नाटा छा गया। मजाक से सबक। अब दर्जी ने बीरबल की नाप लेनी शुरू की। उसने सिर से पैर तक नापी और बोला, हुजूर, मंत्री जी का कद उतना ही सीधा है जितनी इनकी अक्ल। पेट बिल्कुल संतुलित, न ज्यादा न कम। आंखें चालाक मगर ईमानदार। अगर दरबारियों को सही नाप का कपड़ा चाहिए तो इन्हें बीरबल जैसी सादगी और अक्ल अपनानी होगी। अकबर मुस्कुराकर बोले, गुलाम हुसैन, आज तुमने दरबार को कपड़े नहीं बल्कि आईना दिखा दिया। दरबारियों को अब समझना चाहिए कि असली नाप कपड़ों की नहीं, इंसानियत और समझदारी की होती है। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। सभी दरबारी शर्मिंदा होकर बीरबल की ओर देखने लगे। कपड़ों की नाप तो आसानी से ली जा सकती है, लेकिन इंसान की नाप उसके स्वभाव और आदतों से ही पता चलती है। सच्चाई का आईना हर किसी को हंसी ठिठोली के बीच ही दिख जाता है। अगली नई कहानी। बीरबल और वो दरबारी जिसने कहा, मैं गाने से किसी भी विवाद को सुलझा सकता हूँ।
दरबार की सुबह उस दिन कुछ अलग ही थी। फिजा में हल्की हल्की ठंडक घुली हुई थी और सूरज की किरणें लाल किले की दीवारों से टकराकर सोनेसी चमक बिखेर रही थीं। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारियों की पंक्ति में आज एक नया चेहरा भी दिखाई दे रहा था। उसका नाम था दरबारी गोकुलदास। गोकुलदास अपने अंदाज से ही अलग नजर आता था। लंबा सा कुर्ता, रंग बिरंगी पगड़ी और हाथ में हमेशा एक छोटा सा बाजा लिए घूमना उसका शौक था। आज वह अकबर के सामने खड़ा होकर बड़ी शान से बोला, जहां पनाह, मैं गोकुलदास दरबारी अपनी कला से इतना समर्थ हूँ कि कोई भी विवाद चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, मैं केवल गाना गाकर उसका समाधान कर सकता हूँ। अकबर चौंके और पूरा दरबार हंसी दबाने लगा। एक दरबारी बोला, हुजूर, ये आदमी तो कह रहा है कि गाना किसी तलवार से भी ज्यादा असरदार है। दूसरा बोला, अजी, ये तो वैसा हुआ जैसे कोई कहे कि ताली बजाकर तूफान रोक सकता हूँ। अकबर मुस्कुराए और बोले, गोकुलदास, तुमने बड़ा दावा किया है, लेकिन दावा करने से ज्यादा जरूरी है उसे साबित करना। क्या तुम तैयार हो? गोकुलदास ने बाजा बजाते हुए गर्व से कहा, हुजूर, आजमा लीजिए। जो विवाद आपको सबसे कठिन लगे वह मेरे सामने रख दीजिए। अब अकबर सोच में पड़ गए। तभी बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह, क्यों न इसे परखने के लिए एक असली झगड़े को सामने लाया जाए। तभी मालूम होगा कि इसकी कला कितनी असरदार है। अकबर ने हामी भरी और फौरन आदेश दिया कि महल के बाहर चल रहे सबसे बड़े झगड़े को दरबार में लाया जाए। थोड़ी ही देर में 2 गुटों को पहरेदार दरबार में ले आए। मामला एकदम पेचीदा था। 2 व्यापारी झगड़ रहे थे कि किसकी ऊँटों की कतार ज्यादा लंबी है और किसका कारवां असली है। दोनों की आवाजें इतनी ऊंची थीं कि दरबार हिल रहा था। गोकुलदास ने हाथ उठाकर सबको शांत होने का इशारा किया और फिर अपना बाजा बजाने लगा। उसने एक अजीब सा गीत गाना शुरू किया। ऊंट तुम्हारा ऊंचा है या ऊंचा उसका ऊंट, झगड़कर मिलेगा क्या, बस टूटेगी तुम्हारी सूरत मूरत। उसका गाना इतना बेसुरा था कि दोनों व्यापारी पहले तो हैरान हुए, फिर हंसने लगे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बोले, सच कहते हो, हम बेकार में बहस कर रहे हैं। और मामला वहीं सुलझ गया। अकबर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। बीरबल, लगता है गोकुलदास सचमुच गाने से विवाद खत्म कर सकता है। बीरबल ने हंसकर कहा, हुजूर, सच तो यह है कि विवाद नहीं सुलझा, बल्कि इसने दोनों को इतना हंसाया कि झगड़ा याद ही नहीं रहा। यह भी एक उपाय है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। गोकुलदास ने अकड़कर कहा, जहां पनाह, यह तो छोटा सा उदाहरण था। असली ताकत तब दिखेगी जब मैं आपके दरबार में खड़े दरबारियों के बीच छिपे हुए मनमुटाव खत्म कर दूं। पूरा दरबार सन्न रह गया, क्योंकि सब जानते थे कि दरबारियों के बीच आपसी ईर्ष्या और टकराव हमेशा रहता है, पर कोई खुलकर कहता नहीं था। अकबर की आंखें चमक उठीं। ठीक है गोकुलदास, अगर तुम सचमुच दरबारियों की छुपी हुई रंजिश गाकर मिटा सकते हो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। गोकुलदास ने बाजा संभाला और धीरे धीरे एक अजीब सी धुन बजाने लगा। वह गाता जा रहा था और उसके गीतों में हर दरबारी का नाम और उसके गुप्त मनमुटाव झलकने लगे। कासिम सोचता है कि उसे कम मान मिला। रामदास कहता है कि बीरबल ने सब ज्ञान मिला। ख्वाजा साहब क्यों खफा रहते हैं हमेशा? क्यों सोचते हैं कि अकबर देते नहीं उन्हें हिस्सा? दरबार के अंदर हलचल मच गई। हर दरबारी हक्का बक्का रह गया कि गोकुलदास उनके मन की बात गाकर सुना रहा है। सबको लगा मानो उनकी पोल खुल रही हो। अकबर अब और भी उत्सुक हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा,
गोकुलदास, तुम्हारी कला में कुछ रहस्य छिपा है। तुम दरबारियों के मन की बात कैसे जानते हो? और क्या सचमुच यह गाना हमेशा झगड़े मिटा देगा या कभी और बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा? गोकुलदास ने रहस्यमय अंदाज में झुककर कहा।